नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जान लिया था। उससे पहले हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ऑलरेडी क्लियर करवा चुका है। आज हम उन सारी चीजों को रिवीजन करेंगे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, एक बार मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक साथ डायग्राम बना करके समझने की कोशिश करते हैं। साफ दिखाई दे रहा है? ध्यान दीजिएगा। पहले फिगर बना लेता हूं, इसके बाद आपको समझाता हूं। सारे पार्ट के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, ये है वेजाइना, ये है सर्विक्स, ये है यूटेरस और ये है फॉलोपियन ट्यूब और ये है क्या, ओवरी। यहाँ तक आपने जान लिया था पिछले लेक्चर में। एक बार हम इन सारे का फंक्शन जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो ओवरी होता है, ओवरी, इसको हिंदी में कहते हैं अंडाशय। ये क्या करता है, ओवम का निर्माण करता है, यानी एग का निर्माण करता है। अब ये एग का निर्माण करने के बाद दोस्तों इस एग को कहाँ पे देता है, फॉलोपियन ट्यूब में। पहले वीक में जो ओवम होता है या एग होता है वह अनमेच्योर होता है, जबकि दूसरे और तीसरे वीक में क्या हो जाता है, पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है और फर्टिलाइजेशन के लिए बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो चुका होता है। चौथे वीक में दोस्तों ये डेड हो जाता है, यानी डेड सेल में कन्वर्ट हो जाता है और एमसी यानी मेस्कुलर साइकिल के थ्रू ये कहाँ हो जाता है, शरीर से बाहर हो जाता है फीमेल के अंदर से। यहाँ तक आपने पिछले लेक्चर में भी जान लिया है। यदि डिटेल्स में जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के पिछले वाले लेक्चर में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ तक आपने जान लिया। अब एक बार आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो कई तरीके से बना सकते हैं, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, लेकिन मैं आपको फ्रंट व्यू समझाने की कोशिश करता हूँ।
दोस्तों ये वाला जो फिगर है वो मैंने पिछले लेक्चर में भी बना दिया था, एक बार फिर उसका रिवीजन भी कर लीजिए और बाकी अच्छे तरीके से समझ भी लीजिए। दोस्तों ये रहा मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के पिक्चर और ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का पिक्चर यानी डायग्राम। अब हम जान लेते हैं दोस्तों मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में। ये जो दिख रहा है आपके सामने, ये इसका नाम है टेस्टिस। क्या नाम है? टेस्टिस। हिंदी में बात करें तो इसको कहते हैं वृषण। वृषण में क्या होता है दोस्तों? स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म को हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। स्पर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। और यह लाखों के संख्या में निर्माण होता है। ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये वाला जो भाग है आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो भाग है ऊपर वाला, टेस्टिस के ऊपर जो कवर करके रखा है, इसको कहते हैं एपिडिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडिडर्मिस। दोस्तों एपिडिडर्मिस का काम होता है, यहाँ पे जो स्पर्म होता है वो मैच्योर होता है, क्योंकि जो पहले स्पर्म होते हैं वो अनमैच्योर कंडीशन में होते हैं। एपिडिडर्मिस में आकर के वो धीरे धीरे मैच्योर होने लगते हैं, यानी परिपक्व होने लगते हैं। दोस्तों आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में देखा था कि कैसे पहले वीक में जो ओवम होता है वह अनमैच्योर होता है, वह फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जो एपिडिडर्मिस होता है, एपिडिडर्मिस में जो स्पर्म होता है वह अनमैच्योर कंडीशन में पाए जाते हैं, वह फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। और यहीं पे वह क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं, यानी मैच्योर होते हैं। मैच्योर होने के बाद एक नली होती है, यहाँ से जो नली होती है, यहाँ से स्पर्म आगे की तरफ भागता है, यानी आगे की तरफ फॉरवर्ड यानी मूव करता है, यहाँ पे मूव करता है। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों ये सारी चीजें जो है, जो सेमिनल वेसाइकल है, इसे सेमिनल वेसाइकल कहते हैं इसको ये पीछे के साइड होते हैं, दिखते नहीं है, लेकिन मैंने साइड में कर दिया आपको कि प्रॉपरली आप उसको देख सकें। फ्रंट व्यू से आपको यूरिनरी ब्लैडर दिखाई देगा, जबकि सेमिनल वेसाइकल जो है वो आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मैंने उस पीछे वाले पोर्शन को आगे कर दिया ताकि आपको पूरी तरह से दिखाई दे और समझने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, अब स्पर्म गया, ये स्पर्म जा रहा है, फिर इस नली में आता है, इस वाले नली में, ना कि इस नली में जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो यूरेटर है, यहाँ से जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो किडनी होती है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट उत्सर्जित होती है, यानी पेशाब वगैरह जो होता है, वह किस में लाता है? यूरिनरी ब्लैडर में, यानी मूत्राशय में लेके आता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जो स्पर्म होता है वह यहाँ पहुंचा। यहाँ पे जो स्पर्म होता है उसको एनर्जी मिलती है, पोषण मिलता है, ताकि वह आगे का फर्दर ट्रेवल कर सके और अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर करके रख सके। अब यहाँ से एनर्जी लेने के बाद एक ग्लैंड पड़ता है दोस्तों, इसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? जब स्पर्म आ रहा होता है उस वक्त क्या होता है? यूरिन को यहीं पे रोक देता है, और जब यूरिन आ रहा होता है तो स्पर्म को यहीं पे रोक देता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपका टाइम वेस्ट न करते हुए दूसरा फिगर आपके सामने ला दिया है। आपने अब तक मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में जान लिया है। अब चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में और कुछ बातें जान लेते हैं। आपके सामने एक फिगर दिख रहा होगा दोस्तों, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि जो ओवरी होती है, अंडाशय होता है, वो किसका निर्माण करती है? ओवम का निर्माण करती है। और ओवम का निर्माण होने के बाद, मैं एक ओवम लेके चल रहा हूं, ऐसे कई ओवम निकलते हैं, मैं एक ओवम की बात कर रहा हूं। ये जो ओवम होता है दोस्तों, पहले वीक में यानी 7 दिनों तक वह अनमैच्योर कंडीशन में रहता है। 7 दिनों के बाद यानी 8वें दिन यानी दूसरे और तीसरे वीक में वो क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। जैसे ही स्पर्म इससे मिलता है, वह क्या होता है? जाइगोट का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है? जाइगोट का। जाइगोट की बात करें तो इसे कहते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। ये इसका निर्माण कैसे हुआ मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं, इस बार भी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जब मेल गैमेट्स यानी स्पर्म और फीमेल गैमेट्स यानी ओवम जब आपस में मिलते हैं तो वो प्रक्रिया जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहलाती है।
और निषेचन के परिणाम स्वरूप जिस चीज का निर्माण होता है उसे कहते हैं जायगोट। यानी वह एक सेल का निर्माण कर लेगा, एक जायगोट का निर्माण कर लेगा। और जायगोट का निर्माण होता कब है? जब मेल का न्यूक्लियस और फीमेल का न्यूक्लियस आपस में कोरिलैप्स कर जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, एक दूसरे में घुल जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? जायगोट कहलाता है। जब ये जायगोट का निर्माण हो जाता है दोस्तों, तो इसके अंदर सेल डिवीजन होने लगता है और जो विभाजन होता है उसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। अब इसमें सेल डिवीजन होने लगा दोस्तों। जब ये जायगोट आगे बढ़ता है और यूटेरस यानी गर्भाशय से आकर चिपकता है, यानी ये जो चीज है दोस्तों, ये तो गर्भाशय है, तो गर्भाशय से आकर के चिपकता है, तो इसे क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं? भ्रूण। जब ये एम्ब्रियो चिपक जाता है यूटेरस से, तो यहां से एक नली आती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है? प्लेसेंटा क्या करता है कि जो मदर होती है, मदर से जो न्यूट्रिशन होता है उसको एब्जॉर्ब करके किसको भेजता है? फीटस को या फिर एम्ब्रियो को भेजता है। यानी इसे भी तो ग्रो करने के लिए एनर्जी, पोषक तत्व वगैरह चाहिए, तो वो जो एनर्जी होती है, पोषक तत्व होती है, वह इसी प्लेसेंटा के थ्रू इस बेबी को मिलने लगता है। अब ये बेबी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब प्लेसेंटा से इसे पोषण मिलने लगा और बच्चा क्या होने लगा? बड़ा होने लगा। जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसके ऊपर क्या होता है? एक लेयर सी बन जाती है, उसके बॉडी के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है। ये जो लेयर होता है इस बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। कौन सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है? सुटेबल इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से वो आसानी से सरवाइव कर सके। यही टेस्ट ट्यूब बेबी में ऐसा नहीं हो पाता है कि वो सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा जा सके बाहर। इस वजह से डॉक्टर क्या करते हैं? जायगोट का निर्माण करने के बाद दोबारा यूटेरस में बच्चे को डाल देते हैं। दोस्तों, बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होता है, इसे कहते हैं इम्नियोटिक सैक। क्या बोलते हैं? इम्नियोटिक सैक। सैक मतलब थैला होता है, यानी इस थैले के अंदर जो बच्चा रहता है उसे कहते हैं इम्नियोटिक सैक। यहाँ तक क्लियर है? और इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है जो इसे प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, जिसे इम्नियोटिक फ्लूइड भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो बच्चा पलता है दोस्तों, इस सैक को क्या कहते हैं? इम्नियोटिक सैक। दोस्तों, भारत एक पुरुष प्रधान देश है, लेकिन कुछ अशिक्षित जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने बच्चे के लिंग की जांच करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर क्या करता है? उसे लिंग निर्धारित करने के लिए एक टेक्निक अपनाता है जो पूरी तरह से इलीगल है भारत में। हालांकि वो पेरेंट्स जान लेते हैं कि यदि लड़का हुआ तो ठीक, लड़की हुई तो उसे, समझ रहे हैं आप कितनी बेकार मेंटेलिटी है? तो दोस्तों, इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट तो प्रयास कर रही है। आपको भी, हमें भी शिक्षित होने की जरूरत है, बिल्कुल ही शिक्षित होने की जरूरत है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करता है? इस बच्चे के अंदर जो लिंग है उसका निर्धारित करने के लिए वह एक टेक्निक का यूज करता है, अल्ट्रासाउंड का यूज करता है। अल्ट्रासाउंड में यह पता लगाया जा सकता है कि जो बच्चा पल रहा है यूटेरस में वह मेल है या फीमेल है। तो ये जो प्रक्रिया होती है पता लगाने की, उसे कहते हैं इम्नियोसेप्टोसिस। क्या बोलते हैं? इम्नियोसेप्टोसिस। इम्नियोसेप्टोसिस। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये बच्चा पूरी 9 महीने का हो चुका है, मान लेते हैं ये बच्चा कितने महीने का हो चुका है? 9 महीने का। ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये कहलाता है सर्विक्स। क्या कहलाता है? सर्विक्स। जो सर्विक्स रास्ता होता है दोस्तों, ये क्या करता है? यूटेरस यानी गर्भाशय और दूसरा वेजाइना यानी योनि, इसको जोड़ने का काम करता है। यह रास्ता पतला होता है और पतला होने के पीछे कई रीजन है, प्रकृति ने सही बनाया है इसको। यदि दोस्तों ये पतला नहीं होता तो ये जो एम्ब्रियो है यानी बच्चा है वह कभी भी बाहर आ सकता है। इसीलिए ये पतला है ताकि इसे प्रॉपरली सपोर्ट प्रोवाइड हो सके, जिसके अंदर वो आसानी से बच्चा रह सके। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है? जब
9 महीने पूरे हो जाते हैं बच्चे को, तो वो क्या होता है, इन्हीं सर्विक्स के माध्यम से वेजाइना होते हुए बच्चा बाहर निकल जाता है। दोस्तों कुछ चीज और जान लेते हैं। ये जो ओवरी होती है, इसके अंदर से 3 हार्मोन्स निकलते हैं। पहला होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। 3 हार्मोन निकलते हैं। यानी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो ओवरी पाया जाता है, उसके अंदर से 3 हार्मोन्स निकलते हैं। याद रखिएगा, हर एक का मैं फंक्शन बता देता हूं। जो हार्मोन्स निकलते हैं वो कितने होते हैं? 3। पहला एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। अब ये तीनों हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है वो जान लीजिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोजन का। जो एस्ट्रोजन होता है वह एग यानी ओवम का निर्माण करने, और ये जो मेस्कुलर साइकिल होती है जिसे पीरियड भी बोलते हैं, वो पीरियड को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स। अब बात हो गई एस्ट्रोजन की, अब बात कर लेते हैं प्रोजेस्टेरॉन की। प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या होता है कि मान लीजिए कि जाइगोट का निर्माण हो चुका। जब जाइगोट का निर्माण हो जाएगा दोस्तों फर्टिलाइजेशन के बाद यानी निषेचन के बाद, तो जाइगोट को सुरक्षा देने के लिए, पोषण देने के लिए एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन तो अपना काम कर दिया है, अब आ गई बात प्रोजेस्टेरॉन की, क्योंकि जाइगोट का निर्माण हो चुका है, निषेचन हो चुका है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन रहा होगा दोस्तों कि जब प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण हो चुका है, जाइगोट का निर्माण हो चुका है, तो क्या फिर से ओवरी एग जनरेट करेगा या ओवम जनरेट करेगा? जी नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण होने लगता है हमारे ओवरी से, तो उस वक्त हमारी ओवरी समझ जाती है कि हमारे अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित ही नहीं करती है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित नहीं होगा तो ओवम का निर्माण नहीं होगा, और ओवम का निर्माण नहीं होगा तो मेस्कुलर साइकिल भी बंद हो जाती है। इस वजह से जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स निकलने लगते हैं तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव क्या होता है? बंद हो जाता है। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की वजह से। अब होता क्या दोस्तों, जब 9 महीने हो जाते हैं बच्चे को, तो एक और हार्मोन स्रावित होता है जिसे कहते हैं रिलैक्सिन। अब इसका रिलैक्सिन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है वो जान लेते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, जैसे ही वो स्रावित होगा, ये जो सर्विक्स है से इसका जो रास्ता है उसको चौड़ा कर देता है। यानी पहले यहां था, अब क्या कर देता है? यहां कर देता है, यहां कर देता है दोनों तरफ से। अब ये रास्ता कितना बड़ा हो गया? इतना बड़ा हो गया। देखा दोस्तों हार्मोन्स का फंक्शन। अब जो दोस्तों पहले इसी सर्विक्स की वजह से जो बच्चा था वह यूटेरस में बिल्कुल सेफ तरीके से था, लेकिन जैसे ही रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित हो गया, वो बच्चा क्या होता है? माँ के पेट से वेजाइना होते हैं, योनि होते हुए बाहर निकल जाता है। यही कारण है दोस्तों कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि काम करते रहना चाहिए डिलीवरी के टाइम पर भी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे काम करते रहेंगे आप, आपके बॉडी से रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता रहेगा, और वो क्या करेगा? इस सर्विक्स को क्या होता है? चौड़ा कर देगा। लेकिन आपकी जो शहरी महिलाएं हैं वो ऐसा नहीं करना चाहती। होता क्या है, वो क्या करती हैं, जैसे ही सुन लिया कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, बहुत ज्यादा वजन नहीं उठाना है, बहुत ज्यादा चलना फिरना नहीं है, सिर्फ बैठ बैठ के खाना है, बैठ बैठ के खाना है, बैठ बैठ के खाना है। तो जो रिलैक्सिन हार्मोन्स स्रावित करना चाहिए ओवरी को, उस लेवल में वो स्रावित नहीं करता है। इसी वजह से जो डिलीवरी के समय ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जिसे सिजेरियन ऑपरेशन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जब रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं होगा, तो क्या ये सर्विक्स जो है उसका रास्ता बड़ा होगा? नहीं होगा। जब बड़ा नहीं होगा तो बच्चा क्या हो जाएगा? यहीं पे रहेगा, और इससे क्या होगा? मदर्स को बहुत ज्यादा तकलीफ भी होती है। इस वजह से दोस्तों डिलीवरी के समय पे काम प्रॉपर तरीके से करते रहना चाहिए। और हाँ, वजन ज्यादा ना उठाएं। वजन ज्यादा उठाने से दिक्कत हो सकती है, लेकिन छोटा मोटा काम, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बैठना उठना, ये सब करता रहना चाहिए। सीढ़ी पे चढ़ना उतरना, ये सब करते रहना चाहिए। तो ये चीज हो गया दोस्तों कि कैसे रिलैक्सिन हार्मोन्स फंक्शन करता है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं दोस्तों
जो पैसे कमाने के चक्कर में पता क्या करते हैं, जैसे ही प्रेग्नेंट लेडी उस डॉक्टर के पास जाती है, उनके पास सारे इक्विपमेंट होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, ऐसे इंजेक्शन लगा देंगे मदर को, जो क्या करता है, यहाँ से जो रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित हो रहा होता है उसको कम कर देता है। और जाहिर सी बात है, जब रिलैक्सिन हार्मोन्स कम हो जाएगा तो ये जो सर्विक्स है वो चौड़ा नहीं हो पाएगा। जब चौड़ा नहीं हो पाएगा तो वही क्या होता है, ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल डिलीवरी में उसे 5,000 6,000 मिलते हैं, जबकि ऑपरेशन में उसे 50,000 60,000 मिलेंगे। कभी कभी 1 लाख भी हो सकता है, कभी कभी 2 लाख भी हो सकता है। तो डॉक्टर को ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो ऐसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया ये? आपने जान लिया एस्ट्रोजन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, और रिलैक्सिन हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दोस्तों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि जब जो फीमेल होती है, फीमेल का जो फॉलोपियन ट्यूब है, फॉलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी यहां से कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी गाढ़ पड़ रहा हो, सूजन हो रही है, ब्लॉकेज हो रही हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, वो बेबी पैदा नहीं कर सकती। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब ओवरी से निकलने वाला ओवम और मेल से निकलने वाला जो स्पर्म होता है एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, तब तक जाइगोट का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो जब जाइगोट का निर्माण होगा नहीं तो बच्चे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस कंडीशन में डॉक्टर क्या करता है, ये सारी चीजों को समझ लेता है। उस कंडीशन में जो पेरेंट्स होते हैं उनको कहता है कि एक ही उपाय है इसका, IVF। क्या कहता है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दोस्तों जब पेरेंट IVF के लिए रेडी हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, ये जो ओवम होता है यहाँ पे, अब बताइए दोस्तों कि डॉक्टर कौन सा वाला ओवम निकालेगा, पहले वीक वाला या दूसरे वीक वाला या तीसरे वीक वाला या चौथे वीक वाला। हाँ, ये बात है, सही है कि मैंने बताया कि दूसरे और तीसरे वीक वाला जो ओवम होता है वो पूरी तरह से मैच्योर होता है, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा मैच्योर कौन होता है, दूसरे वीक वाला। तो वो किसको निकालेगा, इस दूसरे वीक वाले ओवम को निकाल लिया, ये ओवम आपका यहाँ पे आ गया। और जो मेल होता है, मेल पेरेंट्स जो होता है, उसके अंदर से क्या निकाला, स्पर्म निकाला। अब स्पर्म को ऐसे, स्पर्म को इंजेक्शन में पकड़ लिया और ये क्या करता है, इंजेक्शन के माध्यम से इस स्पर्म को किस में डाल दिया जाता है, इस ओवम में डाल दिया जाता है और यह जाइगोट का निर्माण कर दिया जाता है। और जब जाइगोट का निर्माण कर दिया दोस्तों, तो ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब जाइगोट का निर्माण हो चुका है दोस्तों, ऐसे ही वो 2 जाइगोट बनाता है। क्यों, क्योंकि एक खराब भी हो जाए तो दूसरा अपना प्रॉपरली उसका ग्रोथ हो पाएगा। तो इन दोनों जाइगोट को डॉक्टर क्या करता है, सिरंज के माध्यम से ही यूटेरस में आकर के छोड़ देता है। कहाँ छोड़ देता है, यूटेरस में। जब यूटेरस में डाल दिया इस जाइगोट को, तो यहाँ से प्लेसेंटा अपना वही फंक्शन करने लगेगा। अब दोस्तों देखिए, ये ब्लॉकेज यहाँ पे था, कहाँ पे था, यहाँ पे। क्या आगे जाने की प्रोसेसिंग हुई, नहीं हुई, सीधे आ गया कहाँ, यूटेरस यानी गर्भाशय में आ गया बेबी। और जब गर्भाशय में आ जाता है तो उसे क्या मिलने लगता है, पोषण मिलने लगता है और ग्रो करने लगता है और एक स्वस्थ बेबी को जन्म देता है, जिसके अंदर उसके माता पिता का DNA मौजूद रहता है। तो आपने जान लिया दोस्तों कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। कुछ मदर्स के अंदर ये जो गर्भाशय है उसमें भी दिक्कत हो जाती है। अब उस समय क्या होगा, मान लेते हैं कि फॉलोपियन ट्यूब में तो दिक्कत हो ही, साथ ही साथ यूटेरस यानी गर्भाशय में भी प्रॉब्लम हो गई, यानी कोई सूजन हो गई या गाढ़ बन गया या किसी प्रकार से कोई एबनॉर्मल कंडीशन हो जाता है, किसके अंदर, गर्भाशय के अंदर। तो उस कंडीशन में क्या करती है लेडी, उस कंडीशन में एक सेरोगेट मदर को ढूंढा जाता है। चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों सेरोगेट मदर क्या होता है। सेरोगेट मदर होता है
ये जो महिला होती है जिसकी यूटेरस में कोई समस्या है, उसके एग को निकाल लिया जाता है, यानी ओवम को निकाल लिया जाता है। निकाल लिया गया और इसके हस्बैंड के स्पर्म को निकाल करके यही प्रक्रिया जाइगोट बना दिया जाता है। जाइगोट बना दिया गया और जाइगोट बनाने के बाद कोई तीसरी महिला के अंदर इसी जाइगोट को इम्प्लांट कर दिया जाता है। उस महिला के अंदर नहीं, तीसरी महिला के अंदर। एक मदर हो गया, एक फादर हो गया और एक तीसरी महिला जिसके अंदर ये इम्प्लांट करा जाता है, उस महिला को क्या कहेंगे? सरोगेट मदर। सरोगेट मदर क्या करती है? इन दोनों पेरेंट्स के जो एम्ब्रियो है उसको क्या ले करती है? अपने पेट में लेकर के उसे पोषक तत्व देती है और डिलीवरी करती है बच्चे की, और बच्चे को डिलीवर होने के बाद उसे क्या करती है? वापस कर देती है। दोस्तों, यह प्रक्रिया बहुत ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसमें महिला की जान भी जा सकती है। जो सरोगेट मदर है उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन उससे पैसे कितने मिलते हैं? मात्र 2 या 3 लाख। डॉक्टर कितना लेता है? 40 लाख, 50 लाख। दोस्तों, जो इसकी जरूरत पड़ी सरोगेसी या सरोगेट मदर की, वो जरूरत क्यों पड़ी? जब यूटेरस खराब होता है वहां तक तो समझ में आता है कि यूटेरस खराब है, अब ये बच्चा पैदा करना चाह रही है लेकिन पैदा नहीं कर पाती है, इस वजह से सरोगेसी का प्रोसेस अपना रही है। लेकिन कुछ हाई पर्सनालिटी ऐसी हैं जो अपना फिगर खराब ना हो कि नहीं नहीं मेरा फिगर खराब हो जाएगा, बच्चा पैदा करूंगी तो ये पेट बाहर आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करते हैं, कोई सरोगेट मदर ढूंढ लेते हैं, वहां से हम अपना बच्चा पैदा करेंगे। ये बिल्कुल ही गलत है। इसके ऊपर जो कानून है उसको सख्त होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा रिस्क सरोगेट मदर को है, इस वजह से सबसे ज्यादा यदि ये हो भी रहा है तो सबसे ज्यादा पैसे किसे मिलने चाहिए? सरोगेट मदर को मिलने चाहिए। आप 50 लाख उसको दीजिए, 1-2 लाख डॉक्टर को भी दीजिए जो ये काम कर रहा है, लेकिन वो गरीब है इस वजह से उसे कम पैसे मिलते हैं, और गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है इस दुनिया में। जैसे किसान के फसल की जो वहां पे पैदावार करता है वहां पे कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो शहरों में आके उसकी बहुत ज्यादा कीमत बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही सरोगेट मदर की जान की कोई कीमत नहीं है। सबसे ज्यादा ये सरोगेसी वाला जो कार्य होता है वो किस राज्य में होता है? उड़ीसा राज्य में होता है। और कानून और सरकार को भी इस पे सख्त कानून बनाना चाहिए। तो दोस्तों, सरोगेट मदर आपने जान लिया। अब हम जानते हैं वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और हिस्टोटोमी क्या होता है। दोस्तों, नसबंदी का नाम आपने सुना होगा। किसका? नसबंदी का। नसबंदी में क्या होता है कि जब जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए कि जितना बच्चा होना चाहिए उतना पर्याप्त हो गया उनके पास, तो वो क्या करते हैं? नसबंदी करवा लेते हैं। नसबंदी 2 प्रकार के होते हैं, महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी। हम दोनों नसबंदी के बारे में जान लेते हैं, और नसबंदी को टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे फिगर बना हुआ है, इस वजह से सबसे पहले हम जान लेते हैं महिला नसबंदी क्या होता है। दोस्तों, महिला नसबंदी में ये जो फॉलोपियन ट्यूब है, फॉलोपियन ट्यूब को यही बीच में से ही काट दिया जाता है, और यही काट करके इसको बांध दिया जाता है। कट गया ना? अब ओवरी तो रहेगी, अपना फंक्शन भी करेगा, लेकिन जो ओवम होगा वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, और जो स्पर्म होगा वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा। इस वजह से जो जाइगोट है या फर्टिलाइजेशन है उसका प्रोसेस नहीं होगा, यानी बच्चा पैदा नहीं हो सकता, चाहे कितने भी स्पर्म महिला रिप्रोडक्टिव आर्गन के अंदर आए। ये प्रक्रिया दोनों तरफ होगी, एक तरफ नहीं। क्यों? क्योंकि अगले महीने में जब दूसरा ओवरी एग का निर्माण करेगा, यानी ओवम का निर्माण करेगा, तो वो इस फॉलोपियन ट्यूब के माध्यम से फिर वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है। इस वजह से इधर का भी फॉलोपियन ट्यूब क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। अब इस कंडीशन में बच्चा पैदा नहीं होगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो फॉलोपियन ट्यूब है इसको काट दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहते हैं नलबंदी। क्यों?
क्योंकि ये नली के समान होती है, इस वजह से इसको बांध दिया जाता है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, नल बंधी। यहां तक क्लियर। अब पुरुषों में जान लेते हैं। एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं समझने के लिए। यहाँ पे चलिए, ये है दोस्तों मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। इसमें जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के ऊपर ये वाली जो नली होती है जिसे वैस डिफरेंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, वैस डिफरेंस। इस वैस डिफरेंस को यहाँ से बीच में से काट दिया जाता है और बांध दिया जाता है। और इसको जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के दोनों फॉलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, ठीक उसी प्रकार मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के दोनों वैस डिफरेंस को काट दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एक ओवरी फंक्शन अपना करती रहेगी, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी सिर्फ एक टेस्टिस फंक्शन करता रहेगा जब तक दोनों वास डिफरेंस को काटा नहीं गया। तो यहाँ पे दोनों वास डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं वैसेक्टोमी। वैस डिफरेंस को काटना ही वैसेक्टोमी कहलाता है। यहाँ पे महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब को काटना ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। यहाँ पे नसबंदी कहलाता है, यहाँ पे नलबंदी कहलाता है। तो इस कंडीशन में यदि इस कंडीशन में पेरेंट ही, तो दोस्तों इस कंडीशन में मेल या फीमेल किसी एक में भी नसबंदी होगी या नलबंदी होगी तो उस कंडीशन जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस होता है वो बिल्कुल पूरी तरह से रुक जाएगा। हमने जान लिया कि नसबंदी क्या होता है और वो कैसे फंक्शन करता है। अब एक चीज और जान लेते हैं, हिस्टेरोटॉमी क्या होता है। हिस्टेरोटॉमी में क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये यूटेरस है, यूटेरस यानी गर्भाशय में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी हो गई या कैंसर की समस्या उत्पन्न हो गई, तो वह कैंसर का समस्या कहीं और अंगों में ना फैले, उसको तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको काट करके बाहर निकाल देते हैं। तो यूटेरस को काट करके बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं हिस्टेरोटॉमी। क्या कहते हैं, हिस्टेरोटॉमी। टॉमी मतलब होता है काटना। तो वैसेक्टोमी में होता है वैस डिफरेंस को काटना, ट्यूबेक्टोमी में होता है फॉलोपियन ट्यूब को काटना, और हिस्टेरोटॉमी में होता है यूटेरस या गर्भाशय को काट करके बाहर निकाल देना। तो दोस्तों ये रहा सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चैप्टर। इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। कल हम जानेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन पाएंगे जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावना है, उन प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊंगा और उम्मीद है कि आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अच्छे प्रदर्शन करने के लिए मेरे जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वीडियो हैं उस वीडियो को जाकर के एक बार देखिए। देखने के बाद हम कल क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे उसको सॉल्व कराएंगे या आपसे करवाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय